शुरुआत में हम व्यूअर्स एक परिवार को देख पाते हैं जिसमें पति का नाम स्टीवन था और पत्नी का नाम डायना था। इनके 3 बच्चे थे जिनका नाम डायना, रॉबी और कैरल था। स्टीवन एक रियल एस्टेट डेवलपर थे जहां वो अपने काम में काफ़ी माहिर थे और डायना एक हाउसवाइफ थी जो कि अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती थी। ये परिवार क्वेस्टा वर्डा एस्टेट्स नामक प्लान्ड कम्युनिटी में रहते थे जो कि काफ़ी बड़ा और अच्छा था। तो एक रात इस परिवार की सबसे छोटी बेटी कैरल घर में रखे टीवी सेट से बातें करने लगती है, जबकि टीवी पे सिर्फ स्टैटिक आ रहा था। परिवार वालों को लगता है कि कैरल स्लीप वॉक कर रही होगी, लेकिन इसके ठीक अगली रात कैरल वापस से टीवी के सामने बैठती है और अचानक इस टीवी के अंदर से एक हाथ कैरल पे काइंड ऑफ अटैक करता है। इसके बाद ये फिगर एक स्मोक की तरह कमरे में फैल जाती है और ऐसा होते ही घर में बड़ी सी अर्थक्वेक आती है। जब ये अर्थक्वेक रुकती है तो कैरल एकदम से बोलती है, "दे आर हियर"। तो इसके अगले दिन ये परिवार ब्रेकफास्ट टेबल पे थी जब एक ग्लास अपने आप ही टूट जाती है। स्पून्स और फोक्स एकदम मुड़े हुए थे और कैरल वापस से टीवी के स्टैटिक को देख रही थी। घर का कुत्ता छत की ओर देखकर भौंके जा रहा था और घर में रखे चेयर्स बार बार अपनी पोजीशंस बदल रहे थे। नाउ दिस वाज क्वाइट स्ट्रेंज फॉर डायना और वो इन सब के बारे में कैरल से पूछती है। कैरल का कहना था कि ये सारी हरकत टीवी पीपल की है जो पिछली रात टीवी से बाहर आ चुके हैं। अब दोस्तों ये एक्टिविटीज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उसी दिन शाम को डायना डिस्कवर करती है कि किचन के एक पर्टिकुलर स्पॉट पे अगर कुछ रखा जाए तो वो चीज़ अपने आप ही मूव होती है, बीट एन ऑब्जेक्ट और ह्यूमन। इन चीज़ों को देखकर स्टीवन भी शॉक में थे, लेकिन वो इस फिनोमेनन को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी रात हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि घर के बैकयार्ड में खड़ा एक नॉल्ड पेड़ जीवित हो उठता है और ये पेड़ रॉबी को उठा लेता है। स्टीवन अपने बेटे रॉबी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पेड़ रॉबी को काइंड ऑफ निगलने की कोशिश कर रहा था। चारों तरफ तूफान आ चुकी थी और कैरल के कमरे की कपबोर्ड से एक इनविजिबल पुलिंग फोर्स कैरल को अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी। स्टीवन किसी तरह रॉबी को तो बचा लेते हैं, लेकिन इतने देर में कैरल अपने कपबोर्ड के अंदर खिंचकर गायब हो चुकी थी। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कपबोर्ड के अंदर किसी तरह का पोर्टल था जिसने कैरल को अंदर खींच लिया है। नाउ ये परिवार कैरल को घर में हर जगह खोज रहे थे जब रॉबी और डायना को कैरल की आवाज टीवी के अंदर से आती है। जी हाँ दोस्तों, कैरल समहाउ उस पोर्टल के थ्रू किसी दूसरे डिमेंशन में पहुंच गई थी और उस डिमेंशन से कैरल की आवाज एक पर्टिकुलर टीवी चैनल पे आ रही थी। इन सारी घटनाओं को देखकर स्टीवन समझ चुके थे कि ये सब सुपरनैचुरल हैपनिंग्स है और इसीलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय कुछ पैरासाइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं। इन पैरासाइकोलॉजिस्ट्स के नाम थे डॉक्टर लेश, रायन एंड मार्टी और ये लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रिसर्चर्स थे। ये तीनों फौरन ही स्टीवन के घर आते हैं जहां इन्हें कैरल के कमरे में चीज़ें अपने आप ही उड़ती हुई दिखती है। दिस वॉज शॉकिंग फॉर डॉक्टर लेश और उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब पॉल्टरजाइज्ड एक्टिविटीज़ है। डायना उन्हें टीवी पे अपनी बेटी कैरल की आवाज़ सुनाती है जहां कैरल इनसे मदद मांग रही थी और कैरल का कहना था कि उसे एक लाइट सोर्स दिख रही है जिससे वो काफ़ी डरी हुई है। इन्हीं घटनाओं के दौरान इस घर के लिविंग हॉल में एक काइंड ऑफ पोर्टल ओपन होता है जिससे कुछ सामान जमीन पे आकर गिरती है। दोस्तों इस घर में हो रही असाधारण घटनाएं बढ़ती जा रही थी, जैसे कि किसी इनविजिबल फोर्स द्वारा लोग अपने आप पुल हो रहे थे, मार्टी के शरीर पे किसी अनजान शक्ति के काट खाने के निशान आ गई थी इत्यादि। इन सब के अलावा मार्टी को अपना चेहरा सड़ता हुआ भी दिखता है, लेकिन जल्द ही वो रियलाइज करता है कि दिस वॉज जस्ट अ हेल्यूसिनेशन। तो देर रात इन लोगों को कैरल के कमरे में एक अजीब सी लाइट निकलती दिखती है जो कि किसी ह्यूमन शेप का आकार ले रही थी और ये लाइट लिविंग रूम के अंदर ऐसे गायब होती है मानो यहाँ किसी तरह की पोर्टल हो। डॉक्टर लेश अब समझ चुकी थी कि इस घर में एक नहीं बल्कि कई पॉल्टरजाइस्ट मौजूद हैं और इसीलिए शी डिसाइड्स कि वो अपने साथ एक स्पिरिचुअल मीडियम को लेकर वापस लौटेगी।
तो अगले दिन स्टीवन के बॉस उनसे मिलने आते हैं क्योंकि स्टीवन कुछ दिनों से ऑफिस नहीं गए थे और अपने बॉस से बातचीत के दौरान स्टीवन को पता चलता है कि क्वेस्टा वर्दे स्टेट्स एक शमशान के ऊपर बना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्डर्स ने सेमेट्री को कहीं और लोकेट कर दिया था और इस बात को सुनकर स्टीवन काफ़ी नाराज़ थे। वो अपने दोनों बच्चों को रिलेटिव्स के घर भेज देते हैं क्योंकि आज की रात ये लोग स्पिरिचुअल मीडियम की मदद से कैरल को वापस लाने की कोशिश करने वाले थे। तो रात होती है और डॉक्टर लैश अपने साथ टैंजिना बैरन्स नामक औरत को लाती है जो कि एक स्पिरिचुअल मीडियम थी। घर में आते ही टैंजिना अजीब सी चीज़ें महसूस करती है और वो कैरल के कमरे की जांच पड़ताल भी करती है। टैंजिना बताती है कि कैरल अब भी जिंदा है और वो इसी घर के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, टैंजिना के हिसाब से कोई भी इंसान मरता नहीं है बल्कि वो एक डिफरेंट स्फीयर ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता है। ये एक ट्रांजिशन की तरह है जहाँ मरने के बाद आत्मा शरीर छोड़ के लाइट की तरफ जाती है जिसके थ्रू आत्माएं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चली जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ आत्मा इस लाइट की तरफ जाने वाले रास्ते पे भटक जाते हैं जिस वजह से वो अर्थली प्लेन में ही फंसे रह जाते हैं और ऐसी आत्माएं शांत नहीं होती है। कैरल फिलहाल ऐसी जगह पे है जो कि हमारे वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच का रास्ता है और ये आत्माएं कैरल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि कैरल के अंदर लाइफ फोर्स है। हर एक जीवित इंसान के अंदर एक लाइफ फोर्स होती है जो कि एक पावरफुल लाइट की तरह है और ये आत्माएं स्पिरिचुअल प्लेन वाली लाइट के बजाय कैरल की लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। इन आत्माओं को शायद ये तक नहीं पता कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और इन्हें फिर से लाइफ और अर्थली प्लेजर्स को फील करना है। उन्हें ये सारी चीज़ सिर्फ कैरल के थ्रू ही मिल सकती है। अब ऑब्वियसली सारी आत्माएं बुरी नहीं है बल्कि ये सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ एक डार्क एनर्जी भी है जिसे हम बीस्ट बुला सकते हैं और इसी बीस्ट ने कैरल को अपने पास रखा है ताकि बाकी आत्माएं स्पिरिचुअल प्लेन के लाइट की तरफ जाने के बजाय कैरल की तरफ अट्रैक्ट हों। नाउ आई नो ये बातें काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं एकदम शॉर्ट में आपको इन स्टेटमेंट्स की बेसिक मीनिंग बता देता हूँ। सो बेसिकली कैरल एक डिफरेंट वर्ल्ड में है जहाँ एक बीस्ट कैरल को बहला फुसला कर अपने पास रखा है क्योंकि कैरल के अंदर एक लाइफ फोर्स है जिसकी रोशनी से बाकी की कंफ्यूज आत्माएं स्पेक्ट्रल लाइट के बजाय कैरल की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। बीस्ट कैरल की मदद से लाइफ को फील करना चाहता है और इन सब से बचने के लिए कैरल को इन आत्माओं को स्पेक्ट्रल लाइट का रास्ता दिखाना होगा। तो स्टीवन, डॉक्टर लैश, रायन, डायना और टैंजिना खुद को तैयार करते हैं ताकि ये लोग कैरल को वापस हमारी दुनिया में ला सकें। टैंजिना इस काम के लिए रेड रिबन्स, हैंडकरचीफ्स, रोप्स और टेनिस बॉल्स मंगवाती है और रायन इन टेनिस बॉल्स को नंबर कर रहा था। टैंजिना बताती है कि दूसरे डिमेंशन के अंदर जाने का रास्ता कैरल के रूम वाले क्लोजेट से है और वहां से बाहर निकलने का रास्ता लिविंग रूम के अंदर वाला पोर्टल है। इसीलिए वो डायना को कैरल से बातें करने को बोलती है जहां डायना कैरल को लाइट की तरफ भागने को बोलती है। ऐसा करने से बाकी की आत्माएं भी कैरल के पीछे भागेंगी जिससे उन्हें स्पेक्ट्रल लाइट मिल जाएगी। मीनवाइल टैंजिना क्लोजेट वाली पोर्टल में टेनिस बॉल फेंकती है और ये टेनिस बॉल्स लिविंग रूम वाले पोर्टल से बाहर आता है। यानी कि उनकी थ्योरी सही थी और इसीलिए डायना अपने कमर में एक रस्सी बांधकर इस पोर्टल के अंदर अपनी बेटी कैरल को बचाने जाती है। लिविंग रूम में रायन और डॉक्टर लीश इस रोप को खींच रहे थे और कैरल के रूम में स्टीवन और टैंजिना इस रस्सी को खींच रहे थे। इस प्रोसेस में कई स्पिरिट्स को स्पेक्ट्रल लाइट मिल जाती है और धीरे धीरे ये लोग कामयाब हो रहे थे। जल्दी हम भी उस बीस्ट को भी देख पाते हैं जो कि स्टीवन पे अटैक करता है और इतने में लिविंग रूम वाली पोर्टल से डायना अपनी बेटी कैरल के साथ नीचे गिरती है। ये दोनों अजीब से चिपचिपे पदार्थ में लिपटे हुए थे और स्टीवन फौरन इन्हें बाथटब में डालता है। जल्दी दोनों होश में आ चुके थे और डायना फाइनली टैंजिना की मदद से अपनी बेटी को दूसरे डिमेंशन से वापस ले आई थी। टैंजिना कहती है कि स्टीवन का घर अब आत्माओं के चंगुल से बाहर है। इस इंसिडेंट के बाद ये परिवार इस जगह से मूव होने का प्लान करती है और स्टीवन अगले ही दिन अपनी रेजिग्नेशन देने ऑफिस जाते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि कैरल को इन घटनाओं के बारे में कुछ भी याद नहीं था और डायना के कुछ हेयर्स वाइटिश हो गए थे। डायना घर के सारे सामान पैक करवा रही थी और ठीक अगले दिन ये लोग इस जगह को छोड़कर जाने वाले थे। लेकिन इसी रात हम व्यूअर्स डायना को एकदम से हवा में अपने आप ही उड़ते हुए देखते हैं, विच प्रूव्स कि बीस्ट अब तक हार नहीं माना है।
रॉबी की क्लाउन वाली डॉल उस पर अटैक करती है और कैरल के कमरे में एक बार फिर से एक पोर्टल ओपन होता है। वे सजेस्ट कि बीस्ट इन बच्चों को फिर से किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। डायना किसी तरह अपने बच्चों के कमरे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ उसे एक अजीब सी भूतिया आकृति रोकती है और इसीलिए वो मदद मांगते हुए घर के बाहर जाती है। घर के बाहर डायना फिसल के स्विमिंग पूल में गिरती है, जहाँ से ढेर सारे कंकाल बाहर निकलने लगते हैं। कंकाल के अलावा यहाँ से कई कब्र भी बाहर निकल रहे थे और इससे पहले डायना इन सब के बीच फंस जाती, डायना के पड़ोसी वहाँ आकर उसे पूल से बाहर निकालते हैं। बाहर निकलने के बाद डायना फौरन ही घर के अंदर जाती है और वो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। कैरोल के कमरे में एक अजीब सी ओपनिंग थी जो कि किसी मॉन्स्टर के मुंह की तरह लग रहा था और ये ओपनिंग बच्चों को अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी। डायना किसी तरह अपने दोनों बच्चों को कमरे से बाहर निकालती है और ऐन वक्त पे वहाँ स्टीवन भी आते हैं। घर में जगह जगह से ढेर सारे कब्र और कंकाल बाहर निकल रहे थे और इन इंसिडेंट्स के बीच स्टीवन को पता चलता है कि जब उसके बॉस ने क्वेस्टा वर्दर की ज़मीन से कब्रिस्तान को हटाया था तो उन्होंने कब्रों की बस हेडस्टोन हटाई थी, यानी कि इस कब्रिस्तान की सारी डेड बॉडीज़ आज भी यहीं थी और फिलहाल वही कब्रें बाहर निकल रही है। स्टीवन अपने परिवार के साथ फौरन अपने कार में बैठकर यहाँ से भागते हैं और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि स्टीवन का पूरा घर उस पोर्टल के अंदर समा जाता है। ये परिवार क्वेस्टा वर्दर से दूर जाकर एक होटल में रहते हैं, जहाँ स्टीवन होटल की टीवी को रूम के बाहर रखते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर स्लीप मूवी की कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां द शाइनिंग मूवी की कहानी खत्म हुई थी, दैट इज 1980। हम व्यूअर्स यहाँ ओवरलुक होटल वाली सीन देख पाते हैं जहां छोटा डैनी को अपनी साइकिल चलाते वक्त ग्रेडी ट्विन सिस्टर्स दिखती हैं। डैनी को रूम नंबर 237 के बाथटब वाली रॉटिंग ओल्ड लेडी के विजन्स भी आती हैं और यहाँ हम व्यूअर्स को पता चल पाता है कि हालांकि डैनी अपनी मॉम वेंडी के साथ ओवरलुक होटल से दूर फ्लोरिडा आ गया है, लेकिन ओवरलुक होटल के घोस्ट अब भी उसके पीछे पड़े हैं। इसके अगले सीन में हम व्यूअर्स डैनी को डिक हैलोरन से बातें करते देख पाते हैं, जहां डैनी इन घोस्ट्स के बारे में हैलोरन को बताता है। अब दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हैलोरन द शाइनिंग मूवी में मारा गया था, बट स्टिल वो यहाँ डैनी के साथ था क्योंकि डैनी कैन शाइन और वो हैलोरन के घोस्ट से बातें करने में सक्षम था। हैलोरन का कहना था कि डैनी के अंदर की शाइन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ओवरलुक होटल्स के घोस्ट उसकी शाइन पे फीड करने वापस आ रहे हैं। हैलोरन डैनी के शाइन को 1 मिलियन वॉट बैटरी से कंपेयर करता है और हैलोरन ये भी बताता है कि उसके ग्रैंडपा भी एक अच्छे इंसान नहीं थे। जब हैलोरन के ग्रैंडपा मरे थे तो ही वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन उनके ग्रैंडपा का घोस्ट अक्सर हैलोरन के पास आता था। ये सब बताने के बाद हैलोरन डैनी को एक इमेजिनरी बॉक्स देकर कुछ ट्रिक सिखाता है, जिसकी मदद से डैनी अब इन घोस्ट्स को एक एक करके बॉक्स के अंदर बंद कर पा रहा था और वो इन बॉक्सेस को अपनी शाइन से ओवरलुक होटल में ही रख रहा था। हम व्यूअर्स यहाँ डैनी को रूम 237 वाली ओल्ड लेडी को भी लॉक करते देख पाते हैं एंड ही वॉज नॉट स्केयर्ड नाउ। वहीं दूसरी तरफ फ्लोरिडा में ही एक वॉयलेट नाम की बच्ची थी जो कि शाइन करती थी। वॉयलेट को एक रोज द हैट नामक औरत अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाने के बहाने रोज वॉयलेट को पकड़ लेती है। इस सीन में हम व्यूअर्स कई और क्रीपी लोगों को वहां आते देखते हैं जो कि एक साथ इस छोटी बच्ची पे काइंड ऑफ अटैक करते हैं। अब ये लोग कौन थे और वो ऐसा क्यों कर रहे थे, इसके बारे में हम कहानी में आगे जानेंगे। तो यहाँ सीन चेंज होकर 2011 की आती है जब हम व्यूअर्स डैनी को न्यू जर्सी में देख पाते हैं। डैन को शराब और ड्रग्स की लत लग चुकी थी और वो पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। डैन आज तक ओवरलुक होटल्स के इंसिडेंट से ट्रॉमेटाइज था और वो अपनी शाइनिंग छुपाने के लिए नशे के रास्ते पे चल पड़ा था। तो एक बार डैन किसी औरत के साथ वन नाइट स्टैंड करता है और अगली सुबह वो औरत ड्रग ओवरडोज से मर चुकी थी। इस औरत का एक छोटा बच्चा था और डैन इस छोटे बच्चे की बिना परवाह किए वहाँ से पैसे लेकर भागता है। दिस सीन क्लियरली शोज कि डैन अपनी जिंदगी में किस हद तक गिर चुका था और वो कितना ज्यादा ट्रॉमेटाइज था। तो इसके अगली सीन में हम एक एंडी नाम के यंग लड़की को थिएटर में देखते हैं जो कि किसी एल्डरली मैन को वहां बुलाई थी। ये एल्डरली पर्सन यंग लड़कियों को अब्यूज करने की कोशिश करता था और एंडी सिर्फ बोलकर इस एल्डरली पर्सन को सुला देती है। ऐसा करने के बाद एंडी इस इंसान के पैसे वगैरह ले लेती है और फिर वो एक नाइफ से उसके चीक्स पे 2 कट्स ऐसे लगाती है मानो किसी स्नेक ने उसके चीक्स पे काटा हो।
यहाँ हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि एंडी के अंदर शाइन थी और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके यंग लड़कियों पे अटैक करने वाले लोगों को सजा देती थी। अब दोस्तों रोज और उसका एक फ्रेंड क्रो भी यहाँ पर था और ये दोनों एंडी पे नजर रख रहे थे। एंडी जब थिएटर से बाहर निकलती है तो रोज उसे अपने ग्रुप में शामिल होने को कहती है। रोज का कहना था कि उसने ये ऑफर लास्ट 40 इयर्स में किसी को नहीं दिया है और अगर एंडी इनके ग्रुप को ज्वाइन करेगी तो वो इस टीम पे फीड करके काफ़ी लंबी जिंदगी बिताएगी। एंडी एक्सेप्ट्स द इनविटेशन और इसके अगले सीन में हम भी उन सभी लोगों को देख पाते हैं जो कि रोज के ग्रुप का हिस्सा थे। ये लोग अपने आप को ट्रू नॉट बुलाते थे और इस ग्रुप में एक ग्रैंडपा फ्लिक नामक इंसान थे जो कि सबसे ओल्ड थे। ग्रैंडपा फ्लिक की मदद से ट्रू नॉट के मेंबर्स एक रिचुअल शुरू करते हैं जिसमें ये लोग एंडी को एक कैनिस्टर से स्टीम देते हैं और ऐसा करने से एंडी इनके ग्रुप की मेंबर बन जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ट्रू नॉट ग्रुप के मेंबर्स कई 100 सालों से जिंदा हैं और ये लोग शाइनिंग पीपल के स्टीम पे फीड करते हैं। ऐसा करने से ये पावरफुल होते हैं, बूढ़े नहीं होते हैं और एट टाइम्स हील भी कर सकते हैं। दोस्तों शाइन करने वाले लोगों की स्टीम निकालने के लिए ट्रू नॉट अपने विक्टिम को तड़पाते हैं क्योंकि पेन एंड एगनी से स्टीम प्यूरिफाई होती है और वो उतनी ही टेस्टी हो जाती है। यहाँ एक बात और कि ट्रू नॉट के जितने भी मेंबर्स थे उनके अंदर शाइन थी लेकिन वो लोग एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही थे, यानी कि अगर उन्हें गोली बारूद वगैरह से मारा जाए तो वो मर जाएंगे। खैर यहाँ से कहानी वापस से डैन पे फोकस करती है जो कि न्यू हैम्पशायर के फ्रेजियर टाउन में आता है। यहाँ डैन की मुलाकात बिली नामक बंदे से होती है और बिली डैन को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट पे जॉब देता है। डैन अपनी शराब की लत छोड़ने के लिए अल्कोहलिक्स की मीटिंग्स वगैरह भी ज्वाइन करता है जहाँ उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है। डैन अपनी शाइन का इस्तेमाल करके डॉक्टर की लॉस्ट वॉच लोकेट कर देता है और डॉक्टर डैन को अपने हॉस्पाइस में भी काम देते हैं। दोस्तों इस हॉस्पाइस में एक एजी नाम की कैट थी जो कि हर उस पेशेंट के बेड पे जाकर बैठती थी जो मरने वाला होता था और डैन वहाँ उन पेशेंट्स को उनकी पास्ट की अच्छी बातें बोलकर शांति देता था। कई सालों से अल्कोहल और ड्रग्स की लत ने डैन की शाइन को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, लेकिन फ्रेजियर शहर में आने के बाद डैन वो सोबर और उसकी शाइन वापस आ गई थी जिसका इस्तेमाल वो अच्छे के लिए कर रहा था। ही वॉज हेल्पिंग पीपल स्लीप पीसफुली, इसलिए सब उसे वहाँ डॉक्टर स्लीप नाम से जानने लगे। अब दोस्तों फ्रेजियर टाउन में ही हम व्यूअर्स एक एब्रा नाम की छोटी बच्ची को देख पाते हैं जिसके अंदर बहुत ही पावरफुल शाइन थी और वो अपनी पावर से मैजिक ट्रिक्स वगैरह कर पा रही थी। एब्रा अक्सर रात को अपनी शाइन का इस्तेमाल करके किसी और शाइनिंग इंसान को लोकेट करने की कोशिश करती थी और एक रात एब्रा डैन के घर वाले बोर्ड पे अपनी साइकिक एबिलिटी से हाई मैसेज पहुंचाती है। डैन भी रिप्लाई में हेलो लिखता है और ये दोनों काइंड ऑफ पेन पाल बन गए थे। यहाँ से कहानी 8 साल आगे की आती है जहाँ हम व्यूअर्स डैन को एकदम सोबर स्टेट में देखते हैं एंड ही वाज डूइंग क्वाइट वेल। वहीं ट्रू नॉट मेंबर्स की हालत खराब थी क्योंकि कई महीनों से उन्हें कोई शाइनिंग विक्टिम नहीं मिला था। क्रो का कहना था कि आज के ज़माने में स्टीमी लोगों की बहुत कमी हो गई है क्योंकि आजकल के लोग फास्ट फूड, नेटफ्लिक्स और कई मेडिसिन वगैरह लेते हैं जो कि उनके शाइन को सप्रेस कर देती है। ट्रू नॉट के मेंबर्स एक शाइनिंग किड को लोकेट करते हुए आयोवा पहुंचते हैं और यहाँ उन्हें ब्रैडली ट्रेवर नामक बच्चा मिलता है जो कि एक बेसबॉल प्लेयर था। स्नेक बाइट एंडी ब्रैडली को अपनी पावर से उनके वैन में बैठने को कन्विंस करती है और ये लोग ब्रैडली को तड़पा कर मारते हैं ताकि इन्हें उसकी स्टीम मिल सके। इस इंसिडेंट के दौरान एब्रा को ब्रैडली के कत्ल की नाइटमेयर्स आती है और वो अपनी पावर से रोज को रोकने की कोशिश करती है। रोज एब्रा को सेंस कर पाती है और वो समझ जाती है कि एब्रा यहाँ से तकरीबन 1500 मील दूर से इनसे कांटेक्ट कर पा रही थी। दिस वाज ह्यूज क्योंकि रोज ने अपनी लाइफ टाइम में इतनी ज़्यादा पावरफुल शाइन नहीं देखी थी और रोज का कहना था कि अगर वो लोग एब्रा को पकड़ पाए तो उसके स्टीम पे ट्रू नॉट सेंचुरीज तक फीड कर सकती है। वहीं एब्रा ब्रैडली के कत्ल से एकदम डिस्टर्ब हो गई थी और वो डैन के बोर्ड पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाती है विच वॉज रेड रम। अब जिन्होंने द शाइनिंग मूवी देख रखी है उन्हें पता होगा कि रेड रम का उल्टा मर्डर होता है और डैन इस मैसेज को देखकर समझ जाता है कि कहीं ना कहीं कोई मारा गया है। तो नेक्स्ट डे एब्रा डैन को लोकेट करके उनसे मिलने आती है एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब ये दोनों एक्चुअली मिल रहे थे। एब्रा का कहना था कि उसने कुछ लोगों को ब्रैडली का कत्ल करते देखा है एंड शी एग्जैक्टली नोज कि उन्होंने ब्रैडली के लाश को कहाँ दफनाया है। एब्रा वांटेड कि ब्रैडली को प्रॉपर बरियल मिल सके और वो ट्रू नॉट मेंबर से बदला लेना चाहती थी।
डैन एब्रा को समझाते हैं कि उसे अपनी शाइन को छुपाना होगा एंड इट विल बी बेटर अगर वो इन खतरनाक लोगों से कनेक्ट ना करे। हर माइंड इज लाइक अ रेडियो एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि एब्रा गलत सिग्नल से जितना हो सके उतना दूर रहे। उस रात डैन को हॉस्पाइस में हैलोरन की घोष दिखती है जो कि डैन को समझाते हैं कि ट्रू नॉट वाले आज न कल एब्रा को ढूंढ ही लेंगे और उसके बाद वो लोग उसे तरपा के उसकी स्टीम निकालेंगे। इतना ही नहीं, वो लोग मोस्टली एब्रा को जिंदा रखेंगे ताकि वो उस पर सेंचुरीज तक फीड कर सके, विच विल बी वेरी पेनफुल फॉर हर। एब्रा के अंदर इनॉर्मस शाइन है एंड शी नीड्स डैन्स हेल्प। वहीं दूसरी तरफ रोज एब्रा को ढूंढने की कोशिश करती है और वो अपनी साइकिक एबिलिटी से एब्रा को ट्रेस करती है। यहाँ रोज एब्रा के माइंड में एंटर कर पाती है जहाँ उसे लॉकर्स में कई फाइल्स दिखते हैं। दोस्तों, दिस सीन रिप्रेजेंट्स मेमोरी पैलेस, जहाँ एक इंसान अपनी लाइफ की मेमोरीज को फाइल्स के रूप में स्टोर करता है और रोज एब्रा की कुछ मेमोरी फाइल्स को चेक करने लगती है। नाउ दिस वाज ऑल अ ट्रैप जो कि एब्रा ने रोज के लिए सेट किया था और एब्रा रोज के हैंड्स को लॉकर में फंसा कर उसी के माइंड में एंटर कर जाती है। एब्रा रोज के मेमोरीज को ही पढ़ने लगती है और यहाँ से भागने के चक्कर में रोज अपने हैंड्स को बुरी तरह से हर्ट कर लेती है। रोज किसी तरह वहां से भागकर अपनी बॉडी में आती है एंड दिस वाज अ वेकअप कॉल फॉर हर क्योंकि एब्रा वाज वेरी स्ट्रांग। रोज फौरन ही ये बात क्रो को बताती है और रोज का कहना था कि एब्रा इज इवन स्ट्रॉन्गर दैन शी इमेजिन्ड। उसी वक्त हम व्यूअर्स ग्रैंडपा फ्लिक को काइंड ऑफ फेज आउट होते देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो अब मर रहे हैं। ग्रैंडपा फ्लिक रोमन एम्पायर के टाइम से जिंदा थे और उन्होंने कितने एम्पायर्स को बनते और बिगड़ते देख रखा था। आज उनकी मौत पुअर फीडिंग की वजह से होने वाली थी और फाइनली वो मर के स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनके मरते ही ट्रू नॉट के बाकी मेंबर्स उनके स्टीम पे फीड करते हैं एंड दे रियलाइज कि उन्हें लंबे टाइम तक सरवाइव करने के लिए एब्रा को पकड़ना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ एब्रा अपनी साइकिक एबिलिटी से डैन को कनेक्ट करती है और वो बताती है कि उसने रोज को ट्रैप में फंसाकर हर्ट किया है। डैन वाज स्केयर्ड फॉर हर और वो फौरन ही पूरी बात बिली को बताता है। अब ऑब्वियसली बिली को शाइन वाली बातों पे भरोसा नहीं ही होगा, लेकिन डैन बिली को आयोवा ले जाता है जहां ट्रू नॉट के मेंबर्स ने ब्रैडली की लाश को दफनाया था। एब्रा अपनी साइकिक एबिलिटीज से घर में होते हुए भी इनके साथ ट्रैवल कर पा रही थी और वो डैन को ब्रैडली के एग्जैक्ट बुरियल स्पॉट पे ले जाती है। डैन और बिली स्पॉट पे खुदाई करते हैं और उन्हें वहां ब्रैडली की लाश मिल जाती है। डैन ब्रैडली को प्रॉपर बरियल देके उसकी ग्लव्स अपने साथ ले आता है क्योंकि ब्रैडली के ग्लव्स को ट्रू नॉट के एक मेंबर ने पहना था और एब्रा उस ग्लव्स को टच करके ट्रू नॉट को लोकेट कर सकती थी। तो यहाँ से एब्रा खुद को ट्रू नॉट द्वारा ट्रैक होने देती है और वो उन्हें एक जंगल के पास लाती है। रोज ट्रू नॉट के साथ एब्रा को पकड़ने नहीं आई थी क्योंकि एब्रा पहले से ही उसके माइंड के अंदर एक बार घुस चुकी थी विच कुड बी डेंजरस फॉर द ग्रुप। अब जंगलों में एंडी एब्रा को काम करके ड्रग करने की कोशिश करती है बट इट वॉज ए ट्रैप क्योंकि एब्रा अपने घर से ही इन्हें इस जगह पे एज अ बेट लाई थी। जी हाँ दोस्तों, जंगलों में डैन और बिली कवर लेकर इनको शूट करना शुरू करते हैं और इस लड़ाई में ट्रू नॉट के ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स मारे जाते हैं। बिली एंडी को शूट करके मारता है लेकिन मरने से पहले एंडी बिली को खुद को ही शूट करने के लिए कन्विंस कर देती है जिसके परिणाम अनुसार बिली किल्स हिमसेल्फ। अब दोस्तों, इस पूरी लड़ाई में हम क्रो को नहीं देख पाते हैं और ऐसा इसीलिए क्योंकि क्रो छुपके से एब्रा के सही लोकेशन को ट्रैक करता है और वो उसे उसके घर से किडनैप कर लेता है। क्रो एब्रा को ड्रग करके अपनी गाड़ी में न्यूयॉर्क ले जाने लगता है और ड्रग स्टेट में एब्रा की शाइन काफ़ी वीक थी। वहीं दूसरी तरफ डैन वॉज ट्रॉमेटाइज्ड क्योंकि एक ही दिन में उसने एब्रा और अपने दोस्त बिली को खो दिया था। अपने दर्द को कम करने के लिए डैन फिर से शराब पीने की सोचता है बट समहाउ ही स्टॉप्स। ये एक बहुत ही पाइवटल मोमेंट था इस मूवी में क्योंकि डैन के सामने वापस से दो चॉइसेस थी, या तो वो अपने फेट को डिसाइड करे या फिर वो अल्कोहलिज्म की तरफ जाए एंड ही चूजेस कि वो एब्रा की मदद करने की कोशिश करेगा। वो किसी तरह हिम्मत करके एब्रा से कनेक्ट करने की कोशिश करता है और फाइनली वो एब्रा को ढूंढ पाता है। एब्रा की पावर ड्रग स्टेट में काफी वीक थी और इसलिए डैन अपने माइंड से एब्रा को कंट्रोल करता है। डैन अपनी साइकिक एबिलिटी से व्हीकल की एक्सीडेंट करवाता है और क्रो ने सीट बेल्ट नहीं बांध रखा था जिस वजह से उसकी इस एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। गाइज, ऑलवेज वियर सीट बेल्ट्स। क्रो के मरने से रोज वॉज वेरी अपसेट और वो एब्रा से बदला लेने के लिए कैनिस्टर से ढेर सारे स्टीम लेती है जिससे उसकी हैंड्स हील हो जाए और वो काफ़ी पावरफुल हो जाए। वहीं दूसरी तरफ डैन एब्रा से मिलता है और उसका कहना था कि रोज इन दोनों के लिए काफ़ी पावरफुल है, इसलिए ये लोग रोज को एक ऐसी जगह ले जाएंगे जो कि शाइनिंग लोगों पे फीड करती है।
दिस प्लेस वॉज नन अदर दैन ओवरलुक होटल और हम व्यूअर्स डैन और एब्रा को कोलोराडो के ओवरलुक होटल में पहुंचते देखते हैं। अब दोस्तों अगर आपने द शाइनिंग मूवी देख रखी है तो आपको पता ही होगा कि ओवरलुक होटल एक हंग्री प्लेस है जो कि शाइन वालों के लिए काफ़ी डेंजरस है। इस जगह पे कई घोस्ट्स हैं जिन्हें फिलहाल डैन ने अपनी इमेजिनरी बॉक्सेस में बंद कर रखा है। डैन एब्रा को होटल के बाहर ही वेट करने बोलता है और वो खुद होटल के अंदर जाता है ताकि वो इसे जगा सके। एब्रा का काम रोज पे नज़र रखने का था क्योंकि रोज इनका पीछा करते हुए यहाँ आ रही थी और डैन एब्रा को इस होटल के अंदर जाने नहीं देना चाहता था। तो फिलहाल डैन ओवरलुक होटल के अंदर जाता है और उसके अंदर आते ही होटल्स की लाइट अपने आप ही ऑन होने लगती है। दिस सीन वॉज क्लासिक क्योंकि हम व्यूअर्स यहाँ इस इनफेमस होटल को फिर से देख पा रहे थे जिसे हमने थ्रू आउट द शाइनिंग मूवी देखा था। डैन होटल के हर एक उस जगह पे जाता है जहाँ द शाइनिंग मूवी के मेजर प्लॉट्स प्ले हुए थे, लाइक एलिवेटर, रेड रूम, ब्रोकन बाथरूम डोर इत्यादि। और हम भी उसके यहाँ द शाइनिंग मूवी की कुछ क्लिप्स भी देखने को मिलती है। डैन ओवरलुक होटल के पार्टी हॉल में जाता है जहाँ उसे हमारा प्यारा लॉयड बारटेंडर का घोस्ट मिलता है। द ओनली डिफरेंस वॉज कि लॉयड के रूप में डैन अपने पिता जैक टोरेंस को देख पा रहा था और जैक डैन को शराब पीने के लिए उकसा रहे थे। डैन बताता है कि वो किसी इंसान के मरने से पहले उनके फेसेस पे डेथ फ्लाइज देख पाता था एंड द सेम हैपेंड विद हिज मदर व्हिच वाज वेरी ट्रॉमेटिक। जैक डैन को सूद करते हुए विस्की पीने को बोलते हैं और उनका कहना था कि वाइफ एंड किड्स मेक जैक सिक एंड अल्कोहल इज लाइक मेडिसिन। डैन ये सब सुनकर भी शराब पीने से मना करता है और इस बात पे जैक गुस्से में ग्लास इधर उधर फेंकते हैं। जैक से इसकी धीरे धीरे ये पूरा होटल फिर से जिंदा हो जाएगा। तभी एब्रा डैन से कनेक्ट करके बताती है कि रोज ओवरलुक पहुंच चुकी है। डैन फौरन ही एब्रा को होटल के अंदर लाते हैं और एब्रा के आने से होटल की रोशनी और तेज होती है। इनके पीछे पीछे रोज भी यहाँ आती है जिसे ये घर एक कैंसर की तरह लगता है। रोज को यहाँ द मोस्ट फेमस ब्लड एलिवेटर वाली विजन भी आती है बट शी इग्नोर्स इट। आगे बढ़ने पे रोज का सामना डैन और एब्रा से होता है और ये ठीक उसी जगह पे थी जहाँ द शाइनिंग में वेंडी ने जैक को बेसबॉल बैट से मारा था। डैन के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और वो रोज से लड़ने के लिए तैयार था। रोज डैन को पहचान लेती है एंड शी वाज अमेज्ड कि उसने डैन को इतने सालों में मिस कैसे किया। डैन बताता है कि उसने ही ट्रू नॉट के सभी मेंबर्स को मारा है एंड नाउ ही विल किल हर। डैन अपनी साइकिक एबिलिटी से एब्रा को कंट्रोल करते हुए रोज के दिमाग में जाता है और अगले ही क्षण हम व्यूअर्स एब्रा और रोज को ओवरलुक होटल के मेज में देखते हैं। दिस अगेन वाज ए क्लासिक रिक्रिएशन ऑफ मेज सीन विच वाज ऑसम। रोज इस मेज में काइंड ऑफ लॉस्ट थी और डैन एब्रा के माइंड को कंट्रोल करते हुए रोज पे चाकू से अटैक कर रहा था। कुछ अटैक्स के बाद रोज समझ गई थी कि एब्रा के माइंड और पावर्स को डैन कंट्रोल कर रहा है और इससे पहले डैन रोज को अपने इमेजिनरी बॉक्स में बंद कर पाता, रोज इस ट्रैप को ब्रेक करके वापस होश में आ जाती है। डैन एब्रा को यहाँ से भागने बोलता है और वो खुद एक्स से रोज पर अटैक करने की कोशिश करता है। ये सीन द शाइनिंग मूवी के बेसबॉल बैट वाली सीन जैसी थी, लेकिन यहाँ रोज डैन के अटैक को काइंड ऑफ डॉज करती है और वो उसी एक्स से डैन को हर्ट करती है। शी कीप्स हर्टिंग डैन जिससे उसकी स्टीम बाहर आती है और रोज डैन के स्टीम पे फीड करने लगती है। अब इससे पहले रोज डैन को मार पाती, डैन अपने उन सारे इमेजिनरी बॉक्सेस को ओपन कर देता है जिसमें ओवरलुक होटल के घोस्ट्स कैद थे। ऐसा करते ही हम व्यूअर्स द शाइनिंग मूवी के सारे घोस्ट को देख पाते हैं, लाइक द ग्रेडी ट्विंस, रॉटिंग लेडी, हॉरिस डर्वेंट इत्यादि। और ये सारे घोस्ट्स रोज पे अटैक करके उस पर फीड करने लगते हैं। ऐसा होने से रोज की वहीं मौत हो जाती है, लेकिन दोस्तों रोज को मारने के बाद ये होटल डैन को पजेस कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ एब्रा होटल से बाहर जाने की सोच रही थी और उसे होटल के सारे घोस्ट्स दिखने लगते हैं। डैन भी पजेस्ड होकर एब्रा को एक्स से मारने के लिए उसके पीछे आ रहा था और भागते हुए एब्रा रूम 237 में चली जाती है। वहाँ एब्रा को रॉटिंग लेडी दिखती है और डैन भी उसके पीछे पीछे रूम 237 में आते हैं। डैन ट्राइज टू किल एब्रा, लेकिन एब्रा अपनी पावर से डैन को कुछ देर के लिए उनके होश में लाती है। वो बोलती है कि डैन ने होटल में सबसे पहले बॉयलर रूम को विजिट किया था ताकि वो बॉयलर्स को ऑन कर सके और इन बॉयलर्स की वजह से पूरे होटल में आग लग जाएगी। डैन के अंदर के घोस्ट्स उस पर फिर से ओवर पावर करते हैं ताकि डैन उस बॉयलर को बंद कर सके और इसी दौरान एब्रा यहाँ से भागकर होटल से बाहर निकल पाती है। बॉयलर रूम में डैन किसी तरह खुद को कंट्रोल करके बॉयलर ऑफ नहीं करते हैं और कुछ ही क्षण में इस होटल में आग लग जाती है। आग के चपेट में आने से पहले डैन को अपने माँ की विजन्स आती है विच वॉज इमोशनल। ये आग पूरे होटल में फैल जाती है जिससे ये होटल तबाह हो जाती है और एब्रा इस पूरे सीन को होटल के बाहर से देखती है। यहाँ सीन चेंज होकर एब्रा के घर पे फोकस करती है जहाँ एब्रा डैन से बातें कर रही थी।
डैन का कहना था कि एब्रा को अपनी शाइन छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इस दुनिया में उसके जैसे कई और लोग हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि एब्रा एक्चुअल में डैन से नहीं बल्कि उनके घोस्ट से बातें कर रही थी क्योंकि रियलिटी में डैन ओवरलुक होटल में ही मारे गए। डैन का घोस्ट अब एब्रा के मेंटोर का काम कर रहा था जैसे हैलोडेन ने डैन के लिए किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ एक प्रॉब्लम ये थी कि ओवरलुक होटल्स के घोस्ट अब आज़ाद हो चुके थे जो कि एब्रा के पीछे थे और मूवी के लास्ट सीन में हम व्यूअर्स एब्रा को भी इमेजिनरी बॉक्सेस की मदद से घोस्ट्स को कैद करते देख पाते हैं।